दोस्तों नमस्कार। हर एक देश समाज की एक अपनी इनहेरेंट फिलॉसफी होती है, जो उसकी भौगोलिक स्थिति, उसके भौगोलिक विस्तार, कल्चरल हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करता है, उस पे डिपेंड करती है। और इन डिफरेंट फिलॉसफीज के ऊपर मौजूदा समय पे हम एक जो सुपर स्ट्रक्चर देखते हैं वो देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का, फ्री मार्केट, फ्री ट्रेड का। वास्तव में ये एक माध्यम भी है एक दूसरे देशों की फिलॉसफीज को समझने में, उनकी इनहेरेंट स्ट्रेंथ और वीकनेस से खुद को रूबरू करने में। और ये भी हम इसके माध्यम से आज के वर्ल्ड में कैसे हम कम्पिटिटिव बने रहें इस मार्केट में, हमारा रेलिवेंस रहे, इसके ज़रिए हम खुद भी अपने में भी सुधार लाते हैं। लेकिन हम कभी भी दूसरे की सक्सेस को देखकर हम दूसरे की फ़िलासफ़ी को अपनी फ़िलासफ़ी के ऊपर थोप तो नहीं सकते हैं। इस हद तक तो हम कॉपी कैट मॉडल अपना नहीं सकते हैं। हाँ, आज का वीडियो कुछ इसी चीज़ों पर, इसी शिक्षा कहें या छात्र शिक्षक, इसी स्कूल ऑफ थॉट पे निर्भर करता है। जी हाँ, मसलन मान लीजिए जिस मोबाइल से मैं बात कर रहा हूँ, ये जो वीडियो बना रहा हूँ, इस मोबाइल को बहुत से लोग जिनके पास रिसोर्सेस हैं वो 3 महीने 6 महीने में बदल देते हैं। क्यों भाई, हल्का सा स्क्रैच आ गया या एक नया मॉडल आ गया है, उसमें हल्का सा वेरिएशन होता है। लेकिन आपको ये सोचना चाहिए, अगर मैं इंडियन पर्सपेक्टिव में बात करूं, कि जब हम नया मोबाइल ले रहे होते हैं तो वास्तव में इससे फ़ायदा किसको होता है, मेजर बेनिफिशरी इसका कौन है। ठीक है, कुछ पैसा हमारे यहाँ के जो कॉरपोरेशन हैं उनको भी मिलता होगा, जो असेंबली में ज़्यादातर हैं, या कुछ मान लीजिए हल्का फुल्का मैन्युफैक्चरिंग भी इस समय कर रहे हैं मौजूदा स्थिति के अनुसार। लेकिन कहीं ना कहीं इसका मेजर जो चंक है वह कहाँ जा रहा है? चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं बड़े बड़े, जिससे हम, जैसा कि कल पुण्य प्रसून वाजपेयी साहब का वीडियो देख रहा था कि इंटीग्रेटेड सर्किट इत्यादि का इंडिया सबसे ज़्यादा वहाँ से इम्पोर्ट करता है, तो वहाँ पर भी फ़ायदा नहीं जाता है। ऐसी बहुत सी जीवन के दूसरे एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर हम कहीं ना कहीं चाइना को अपने कंज्यूमर बिहेवियर से जबरन फाइनेंस कर रहे हैं, और वो फाइनेंस का ही फ़ायदा कहीं ना कहीं वो जो बॉर्डर पे धीरे धीरे बढ़ता चला आ रहा है और प्रेशर टैक्टिक्स वो अपनाए रहता है, और बॉर्डर पर मिलिट्रलाइजेशन और फर्जी के गांव इत्यादि की एनवायरनमेंट सस्टेनेबल हो भी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं आगे उसकी जो नीयत है एक्सपेंशन की, उसको हम फाइनेंस कर रहे होते हैं। तो हमको अपने इनोवेटिव वेज अपनाने पड़ेंगे। हमको कोई चाइना को अगर बीट करना है तो हम उसको, उसकी फ़िलॉसफीज़ जो है स्टेट और के द्वारा जो वो कम्युनल हार्मनी को भुंजाता है, उसको उसके द्वारा जो चीप लेबर वो क्रिएट करता है वेस्ट के कैपिटल को आकर्षित करने के लिए, और पोस्ट कोर्सी एनवायरनमेंट में जो प्रोडक्ट्स चीप रेट पे बना रहा है वर्ल्ड की मैन्युफैक्चरिंग को डिस्ट्रॉय करते हुए, तो हम उसको क्या चाइनीज़ मॉडल को स्वयं कॉपी करने लगे, स्वयं का एक वन पार्टी सिस्टम या वन पार्टी के डोमिनेंस सिस्टम में खुद को बदल ले, और स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के नाम पर वो कुछ कॉरपोरेट्स को ही फेवर करने लगे हर जगह, और यहाँ तक कि कमेटीज़ में भी कॉरपोरेट्स के मेंबर हर जगह दिखने लगे, वो बोर्ड में भी दिख रहे हैं, वो गवर्नमेंट के कमिटीज़ में भी दिख रहे हैं, पॉलिसीज़ हर तरह से कॉरपोरेट्स को ही फेवर करने लगे। और जो दूसरे हमारे जो एस्पेक्ट्स हैं इकॉनमी के, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ है, उनकी कीमत पे ये ग्रोथ होने लगे। क्या ये हमारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूज होगा? अगर होता तो वास्तव में जो दशक बीत रहा है, तो वहाँ हमारी जो ग्रोथ रेट है, जैसा मीडिया रिपोर्ट्स में देखता हूँ, वो 6% के कूद ऊपर वाली है। तो वहीं पिछले दशक में जब मनमोहन सिंह के काल को देखता हूँ, जहाँ पे मोर बैलेंस्ड ग्रोथ हम देखते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, उसके साथ स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज़ में भी ग्रोथ देखी, कॉरपोरेट में भी जो ग्रोथ देखी, तो जो बैलेंस के साथ गए, एक दूसरे के सामंजस्य में गए, तो वो ग्रोथ कहीं ना कहीं 8% के ऊपर आती है। खासकर तब जब वर्ल्ड कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसमें लेहमैन ब्रदर इत्यादि का जो फेलियर था, उससे भी गुजरा। वर्ल्ड तो इफेक्ट में आया, लेकिन हम बहुत ही खूबसूरती से उस दौर में मनमोहन सिंह जी के काल में निकल आए। हाँ, इस समय भी
कोरोना लॉकडाउन का इफेक्ट कुछ ना कुछ रहा है, लेकिन स्वयं जो हमारी पॉलिसी, जैसा कि राहुल गांधी जी बताते हैं, डिमोनेटाइजेशन ने कहीं ना कहीं कैश इकोनॉमी पे चलने वाली स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज इत्यादि को जो बहुत लंबा शॉक नहीं लॉकडाउन के कारण झेल सकते थे, तो उनको डिसएडवांटेज पोजीशन पे ला दिया। तो वहीं जीएसटी जो हार्श तरीके से या कम प्लांट तरीके से अपनाई गई, तो उसने भी कहीं ना कहीं इन सेक्टर्स को प्रभावित किया। दूसरी तरफ कारपोरेट लेन वेवर्स हम बड़ी मात्रा में भी देखते हैं, तो कारपोरेट टैक्सेस में रियायत भी। तो यहाँ पर हम, और एक तरफ फिर ये भी खबरें आती हैं, सजेशंस आती हैं, या न्यू जो लेबर लॉज भी आ जाते हैं जो कहीं ना कहीं और थोड़ा सा टफ हैं इत्यादि हैं। और जबकि रवीश कुमार ऑफिशियल की खबर है कि भारतीयों की बात करें कि वो जो वर्कफोर्स है वो सबसे ज़्यादा विश्व में कहीं ना कहीं बहुत मतलब सबसे ज़्यादा मेहनती है वो। तो इसके बावजूद भी हमको एक बड़े सम्मानित इंडस्ट्रियलिस्ट से खबर मिल जाती है, पूर्व इंडस्ट्री से राय मिल जाती है कि हमें और ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है वर्कफोर्स को। हमारे भले ही उनके लिए पर्याप्त जॉब हो, पर्याप्त उनके उस हिसाब से वेट उनको पैसा मिल रहा हो या ना मिल रहा हो, इस तरह की हमें सलाह भी देखने को मिल जाती है। तो वास्तव में जो ग्रोथ हम कर सकते थे वो ग्रोथ वास्तव में हमने की नहीं है। और जैसा कि प्रोफेसर अरुण कुमार सत्यिंदी पे मुकेश कुमार जी के शो के मुद्दे बताते हैं कि कहीं ना कहीं जो हमारी ग्रोथ है वो जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज है, उसकी वहाँ से डिमांड जो शिफ्ट हुई है वो डिमांड शिफ्ट हुई है ऑर्गेनाइज्ड कॉर्पोरेट सेक्टर में, जिसके कारण क्या बोलते हैं जो के शेप ग्रोथ मॉडल है, जो हमारी जीडीपी ग्रोथ जो ऑर्गेनाइज्ड डाटा को रिप्रेजेंट करती है, वो कहीं ना कहीं स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज और अनऑर्गेनाइज्ड डाटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होती है। तो वहीं दूसरी तरफ जब हम जो हमारा जो इंटरपोलेशन एक्सट्रपोलेशन जो भी कहें, जब चीज़ें सामंजस्य में होती हैं, तो जब मनमोहन सिंह जी के समय में उसी ऑर्गेनाइज डाटा से जब हम ग्रोथ देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज में भी वही एवरेज ग्रोथ दर्शा रही होती है। अंतर दोनों में हम ये ऊपरी लेवल पे पाते हैं कि आज हम 80 करोड़ लोगों को अनाज देने के पॉलिसी के लिए ही बोल रहे हैं, जो सबसे बेसिक लेवल पे है। और दूसरा आप ये देखते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता के कई इंडेक्स आते हैं, खुद हमारे यहाँ के जो सर्वेज आते हैं वो दोनों कहीं ना कहीं मैच कर जाते हैं। तो दूसरी तरफ हमारे जो मूल जो बिहेवियर रहा है सदियों से, चाहे महाजनपद काल रहा हो या उसके पूर्व के जो हमारे गणतांत्रिक जो व्यवस्था रही हो, गणतंत्र की व्यवस्था रही हो, सभा समिति की रही हो, तो हमारे अंदर डेमोक्रेटिक नेचर हमेशा ही रहा है। कहीं व्यापारी शासन में रहे हैं, गुजरात इत्यादि में या सिंधु घाटी सभ्यता के देख लें, तो आप पूरब में चले आएंगे तो पाटलिपुत्र के तरफ चले आएंगे तो हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट में देखेंगे तो एक बहुत बड़ा राज्य भी हमको किंगडम टाइप का दिखता है, और बीच में बहुत से चीज़ें इंटरमीडिएट वे में भी हमको दिखती हैं, बहुत ज़्यादा रियासतों में भी, लेकिन इनके मध्य भी कहीं ना कहीं छोटे मोटे व्यापारी हमेशा चलते रहते हैं। व्यापार हमारे हमेशा खून में हमेशा से रहा ही है। इस संदर्भ में मैं गुजरात के जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। गुजरात के लोगों से इसीलिए मुझे खास प्रेम है इस एस्पेक्ट में। एक बार ट्रेन से मैं गुजर रहा था और जब नौकरी इत्यादि की बात हो रही थी, तो एक गुजराती सज्जन ने कहा कि गुजरात का व्यक्ति बड़ी से बड़ी नौकरी को दरकिनार करता है और कुछ छोटे छोटे ट्रेड में अपना दिमाग लगाता है। तो ये बात, इस जो छोटा से छोटा ट्रेड है वो गुजरात का व्यापारी वहीं नहीं ट्रेड कर रहा होता है, वो यहाँ मुट्ठीगंज मेरे इलाहाबाद में भी माल दे रहा होता है, उधार पे भी दे रहा होता है, कहीं दूसरी जगह भी वो रिस्क रहा होता है। तो वास्तव में गुजरात जो है, जो उनके यहाँ बड़े कॉरपोरेशंस हैं, जो समुद्र का जो फ़ायदा है, वो जो छोटे व्यापारी उनके हैं, वास्तव में जो सप्लाई चेन्स को वो और दूसरे स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री को पूरे देश में प्रमोट करते हैं। लेकिन हम जिस मॉडल की तरफ जा रहे हैं, चाइनीज़ सिस्टम की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चंद कारपोरेट स्टेक बैकिंग के साथ, और स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज को कम तरहीज़ देना, अनऑर्गेनाइज सेक्टर से जबरन ऑर्गेनाइज सेक्टर की ओर चले जाना, तो वास्तव में हम उसी डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट्स के विरुद्ध जा रहे हैं। कितना भी लेबर लॉज आप सख्त कर ली, सब कुछ कर ली, ये हमारे देश की जनता उसके साथ ज़्यादा सामंजस्य नहीं बैठाएगी। और अगर हमने करने की कोशिश भी की तो क्या आज हम क्या देख रहे हैं, चाइना के मुकाबले हमारा जो ट्रेड डिफिसिट है वो बढ़ता ही तो जा रहा है ना।
क्या वास्तव में इस मॉडल से हम चाइना को आपको टक्कर दे सकते हैं? हमें सोचने की आवश्यकता है। हमें अपने मॉडल्स नए वेज ईजाद करने पड़ेंगे। जो मोबाइल हम 6 महीने में बदल रहे हैं, सर्विसिंग के बहुत अच्छे हमारे पास अच्छे हब हैं, कलाकार हैं, तो छोटी मोटी सर्विसिंग वहीं करा लीजिए। जो कारपोरेट्स बड़े बड़े हैं उन्हीं सर्विसिंग हाउस को थोड़ा और अपग्रेड कर सकते हैं कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत, और इस हद तक कर सकते हैं कि वो थोड़ी थोड़ी साइड मैन्युफैक्चरिंग भी वो मोबाइल्स में करने लगे। तो जो हम मोबाइल 6 महीने में 3 महीने में बदल रहे हैं, वो अगर 2 साल में एक्सचेंज करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना जो फॉरेन फ्लो है वो हम बाहर शिफ्ट होने से बचाते हैं। प्लस हमारे अंदर खुद एक सर्विसिंग के बाहर स्किल भी आती है, और जो हम मैन्युफैक्चरिंग जो साइड में हल्का फुल्का सीख रहे हैं उससे हम अपनी कैपेबिलिटीज़ भी बढ़ा रहे थे। पिछले एपिसोड में मैंने बताया है कि हमारे अंदर गैप है। जो लोग सॉफ्टवेयर की बहुत अच्छी नॉलेज रख रहे हैं उनको हार्डवेयर से परिचय नहीं है। जो हार्डवेयर का काम कर रहे हैं, सर्विसिंग का काम कर रहे हैं, मैं देखता हूँ लोग, अच्छी खासी दुकान है, सब कुछ भी है, लेकिन उनको सॉफ्टवेयर के बारे में बहुत कम नॉलेज है, लैंग्वेज के बारे में। तो इन गैप्स को हमें कम करने की आवश्यकता है। वास्तव में इनके लिए कॉरपोरेट्स को प्रोग्राम चलाना चाहिए, और इसी मध्य उन्हें इनोवेशन के लिए प्रोडक्शन पे ही डायरेक्ट मत जाइए आप। इनोवेशन के लिए जो भी टेक्नोलॉजी है, प्रोडक्शन के लिए, चिप्स के लिए, बनाने के लिए, उनके पार्ट्स के लिए, जो भी जिस स्तर पे हम कितना भी कर सकते हैं, उससे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तरह छोटे छोटे सेंटर्स के तहत हमको खुद को इनोवेट होने दीजिए। एक एग्जाम्पल याद आता है कि क्रायोजेनिक एक ऐसा सिस्टम पूरे वर्ल्ड में चल रखा था, परमाणु परीक्षण के कारण शायद हमें क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी नहीं मिल पा रही थी, शायद यूएस से कि या रसिया से, जो भी हमको इंजन पुराने रशिया से मिले तो उनको यूज किया। लेकिन हमने फिर समय के साथ हमने वो टेक्नोलॉजी, क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी खुद हमने डेवलप की ट्रायल एंड एरर से। तो वास्तव में कॉरपोरेट्स को इनोवेशंस में निवेश करना है, और अपनी जो हमारी जो सर्विसिंग की इनहेरेंट कैपेसिटी रही व्यापार के माध्यम से, सर्विसिंग हाउसेस के माध्यम से, उसको, और जो कॉरपोरेट जो इनोवेशन से जो मैन्युफैक्चरिंग में नए एस्पेक्ट लाएगा, इनको आपस में जोड़ना है, सामंजस्य बनाने की ओर बढ़ना है। सोचिए, अगर कोई हमारा प्रोडक्ट है, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, और वो प्रोडक्ट हम ऐसा बनाते हैं कि वो चलिए महंगा है मैन्युफैक्चरिंग में, चाइना बहुत सस्ते माल बनाता है, लेकिन एक बार ख़राब हो जाता है तो फिर से बनता नहीं है। लेकिन उसी हिसाब से हमने अपने मार्केट में जो छोटे छोटे सर्विसिंग सेंटर हैं उनको अपग्रेड कर रखा है। तो वही जो स्कूटर, वही जो कारें बन रही हैं, वो अच्छे से मार्केट में अपग्रेड हो जाएंगी समय समय पर। जो 10 साल चल रही है वो 20 साल चलेगी। और यहाँ पर जो सर्विसिंग के माध्यम से, इसके सर्विसिंग के माध्यम से जो हमारी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, या दूसरे जो सर्विसिंग के छोटे छोटे स्मॉल मीडियम जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे रिलेटेड, वो भी खूब पनपेगी, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होगा। प्लस आप अगर चाइनीज़ मॉडल की तरफ चलेंगे कि नहीं 5 साल में आप सारी फ्रिज बदल दीजिए, या 10 साल में आप 10 साल में फ्रिज, या 5 साल में मोबाइल बदल दीजिए, और पूरा चेंज होगा, और पूरा वो फैक्ट्रियों में चला जाएगा, फिर से वहीं सब कुछ सिस्टमाइज्ड वे में ही, बड़े बड़े सुपर स्ट्रक्चर में ही, उसी में ही सब कुछ फिर से नया होके आएगा, तो वास्तव में एनवायरनमेंट के साथ भी आप अन्याय कर रहे हैं। फिर से आप वही नया पेंट यूज करेंगे, जो कहीं ना कहीं जो फ्रिज 20 साल चलती तो वही पेंट लगता था, जो आप हल्के से मॉडिफिकेशन से जो आप धुआं कम कर सकते थे, उसके लिए आप पूरी नई प्रक्रिया, नया मिनरल आप यूज कर रहे हैं। कुछ पार्ट भले ही आप यूज कर ले, रिसाइकिल कर लें, तो हम एक एनवायरनमेंट, जो विविधता हमारे अंदर है, एनवायरनमेंट सेंसिटिव कंट्री हैं हम। चाइना के जो वहाँ पर बहुत सारा जो बेजान, जो एक तरह से तिब्बत की छत है, बहुत तरह की बेकार भूमि है, उस तरह, और वहाँ खुद वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन से जो झेल रहा है। दिल्ली जैसा जो माहौल है वहाँ कहीं ना कहीं बहुत, चाइना के बहुत बड़े एरिया में फैल जाता है वर्ल्ड के प्रोडक्शन के चक्कर में, तो वो अपने लोगों को ही नहीं देख रहे हैं। जो भी इकोनॉमिक रियायतें दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं फोर्स्ड कंडीशंस में पॉलिटिकल रियायतों की कीमत पर, डेमोक्रेसी की रियायतों पे कीमत पे वो दे रहे हैं। तो हमें अपने तरीके अपनाने होंगे, अपने वेज अपने खोजने होंगे, और इनोवेशन के अपने मॉडल पे चलना होगा। अपने जो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज, व्यापार की जो टेंडेंसीज, उनके साथ सामंजस्य बनाते हुए, और जो भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रिसोर्स हैं उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं।
स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो भी पैसा कमाते हैं अपने देश समाज में लगाते हैं और यही पैसा रिसाइकिल होता है। वो भले ही वो टैक्सेस में कहीं छूट जाते हैं, लेकिन वो पैसा यहीं जब घूमता है तो वो एक तरह से इकॉनमी को बढ़ाता है। आप कारपोरेट में बहुत मदद कर रहे हैं, सब कुछ है, तो कल ही की पता लगा खबर आती है कि गोल्डन पासपोर्ट वाला मुद्दा उठता है कि साइप्रस में जहाँ जो उनके फंड है, गुप्त फंड है, ब्लैक मनी इत्यादि, उनकी छूट मिल जाती है इत्यादि की आपका डाटा नहीं पता लगेगा। टैक्स हेवंस की ओर आप चले जाते हैं, यहाँ से क्या बोलते हैं पैसा ओवरवाइसिंग इनवाइसिंग की खबरें हैं और वहाँ टैक्स हेवंस पे वहाँ पे जाते हैं, गुप्त रहता है, फिर वापस यहाँ से होता है। कारपोरेट की कहानियाँ, बहुत से हाई नेट वर्थ वाले इंडिविजुअल्स देश से आग के सामने लुकआउट नोटिस की लुकआउट नोटिस के सामने भी देश से निकल चले गए सारी रियायतें देने के बावजूद भी। तो उनका पैसा वास्तव में देश से शिफ्ट होता है और जब यहाँ कंडीशन सही नहीं रहेंगी तो वो पूरा का पूरा झोला उठाकर जो हाई नेटवर्थ ऑफ इंडिविजुअल बहुत से हैं जो वो बाहर भी शिफ्ट हो जा रहे हैं। लेकिन देश समाज किसके चलता है, इंक्लूसिव ग्रोथ किससे होती है, वास्तव में स्मॉल मीडियम इंडस्ट्रीज और ऑर्गेनाइज सेक्टर से, और इसके ही बेस पर वास्तव में कारपोरेट ग्रो करते हैं। और वास्तव में उन्हीं कॉरपोरेट्स के प्रोडक्ट्स वास्तव में इसी मार्केट में, जब हम ही मजबूत नहीं रहेंगे, ज़्यादातर लोगों में क्षमता ही नहीं रहेगी, तो बस मार्केट में बस महंगी लग्जरी कारें ही बिका कहेंगे, जैसे कि राजन तिवारी साहब बताते हैं अमरीश कुमार जी के शो में। और जो टू व्हीलर्स हैं उनकी संख्या कम बिकेगी, या जो दूसरे सेकेंडरी मार्केट्स हैं जिस पे सर्विसिंग के माध्यम से और भी लोग चलते हैं और कोई वेल्थ कमाते हैं, अपने हुनर को निखारते हैं, वो भी चीज़ें चलती जाएंगी। तो ये स्कूल ऑफ थॉट जो है वास्तव में ये हमको डेवलप करना है, हमारे लीडर्स को डेवलप करना है, इंडस्ट्री को डेवलप करना है, लोगों को, और ज़मीन पे ये चीज़ें स्कूल ऑफ थॉट जोड़ना है। वास्तव में जो ग्रोथ होनी है अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर और कारपोरेट के सामंजस्य में किसी भी समय इकॉनमी में जो हमारी डेमोग्राफी है, जो ह्यूमन रिसोर्सेस हैं, जो भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इसका ऑप्टिमम यूज़ तीनों के बैलेंस से ही हो सकता है। और ये बैलेंस धीरे धीरे हम ही शिफ्ट कर ऑर्गेनाइज की तरफ ले जा सकते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे हम ग्रोथ हम और मजबूत होंगे। आप एकाएक के मैकेनिकली आप रिसोर्सेस को शिफ्ट नहीं कर सकते। पॉलिसी ज़बरदस्ती लाद के अगर ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो जो ग्रोथ आपकी होनी चाहिए वो ग्रोथ नहीं होगी। आप इतना बड़े कंट्री हैं, इतना बड़ा रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं, तो नेचुरली आप नंबर 5 या नंबर 3 में पहुंच जाएंगे, लेकिन उससे कहीं पहले आप पहुंच सकते थे और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादातर पॉपुलेशंस को दे सकते थे और बेटर ट्रिकल डाउन ऑफ देख सकते थे। तो हमको अपने वेज, अपनी डेमोक्रेसी, अपने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अपने डाइवर्स वॉइसेस की सुनने की शक्ति, और उनको सुनने के साथ जो एक अलग तरह की ऊर्जा जो हमारी निकलती है, कंस्ट्रक्टिव ऊर्जा, उसकी यूज़ से हम अपने देश समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी एक डोमिनेंट कल्चरल राष्ट्रवाद से नहीं, हमें वास्तव में आर्थिक राष्ट्रवाद की ज़रूरत है, जो विविध वॉइसेस को सुनकर उनमें फ्रिक्शन नहीं, उनके एनर्जीज में सामंजस्य बना के कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंट अपने देश समाज के लिए कर सके, भारत को जोड़ सके। तो हमें इन स्कूल्स के थॉट्स को बिल्डिंग्स में नहीं, अपने सोच में रखने की आवश्यकता है। उम्मीद है भारत जोड़ो यात्रा सीरीज आप लोगों को पसंद आई होगी, और मेरे हिसाब से ये अंतिम एपिसोड था भारत जोड़ो यात्रा स्कूल्स के संदर्भ में। शायद कोई अपेंडिक्स अगर कहीं रहेगा तो कभी आगे मैं जोड़ दूंगा। आप लोगों ने लंबे लंबे वीडियो मेरे सुनते हैं, मुझे प्रोत्साहन देते हैं, बस इतना ही मुझे चाहिए और कुछ नहीं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर।